आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो नरों के अंदर जो जनन तंत्र होता है वो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र मतलब पेल्विक रीजन, है ना, पेल्विक रीजन में पाया जाता है ये। और इस नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो रचनाएं यहाँ पर शामिल है वो कौन कौन सी है? तो एक जोड़ी तो वृषण होते हैं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, सहायक नलिकाएं यानी कि एसेसरी डक्ट्स, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर, बाह्य जननांग जिसमें कि हम शीश्न या पेनिस को पढ़ेंगे, ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। नर जनन तंत्र से संबंधित मुझे दो ग्रंथियां पढ़ानी है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तो सब नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला भाग जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है टेस्टिस। यहां पर आपके सामने एक टीएस ऑफ टेस्टिस ड्रॉ कर रखा है। ये फिगर जो इंडिकेट कर रहा है वो वृषण के अनुप्रस्थ काट को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए, वृषण के अनुप्रस्थ काट को यदि आप देखते हैं तो यहां पर आपको कई सारी रचनाएं आपको देखने को मिल रही है, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले वृषण एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर होते हैं। इनको प्राथमिक जननांग कहते हैं। बाकी सब जितने भी हैं भाग वो सब द्वितीयक जननांग कहलाएंगे, लेकिन ये जो है वो प्राथमिक जननांग है, जिनको कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला, शुक्राणुओं का निर्माण यानी कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। और आप सब जानते हैं कि शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है, और युग्मक जो होते हैं वो लैंगिक जनन की क्या होते हैं, एक लैंगिक जनन की इकाई होते हैं। और दूसरा इनका कार्य है नर हार्मोन का स्त्रावन। नर हार्मोन का स्त्रावन, नर हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस। डोंट बी कंफ्यूज्ड। प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है, प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है वो कौन है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और इतना तो आप सभी जानते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नरों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास करने में बहुत सहायता करता है। जैसे एक नर यौवनावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ये सब जो परिवर्तन होते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। जैसे कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछों का उगना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज का भारीपन, ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे और भी। अच्छा, याद रहे, यदि मैं बात करूं टेस्टिस की उत्पत्ति की, ओरिजिन की बात करूं, तो इनका जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है, ठीक है। आकृति यदि देखोगे तो कैसी है? अंडाकार। ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड, अंडाकार होती है। यदि हम रंग की बात करें तो दे आर पिंक इन कलर, यानी कि रंग में गुलाबी होती है। और यदि मैं साइज की बात करूं तो इनकी लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लंबी होती है प्रत्येक टेस्टिस। और इनकी चौड़ाई की बात करूं, विड्थ की बात करूं, तो ये 2 से लेकर और 3 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। अच्छा, अब स्थिति की बात करते हैं। दोनों वृषण जो होते हैं, यदि मैं जन्म के बाद की परिस्थिति की बात करूं मैं, तो दोनों वृषण जो हैं वो उदरीय गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उदरीय गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, और उस थैले को हम क्या बोल देते हैं? वृषण कोश कहते हैं, या जिसको कि हम स्क्रोटम सैक कहते हैं। और ये जो वृषण कोश है वो एक ताप नियंत्रक की भांति, वृषण कोश या स्क्रोटम सैक जो होता है वो एक ताप नियंत्रक की भांति क्या करेगा? कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के तापमान से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान क्या करता है? स्थापित करता है। तो शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो वृषण जो होते हैं यदि उदरीय गुहा में रह जाते हैं तो हाई टेम्परेचर के कारण, 37 डिग्री सेल्सियस के कारण वहां पर टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती, और यदि हो भी जाती तो शुक्राणुओं का ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर जब वृषण कोश में आ जाते हैं तो वृषण कोश लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान स्थापित कर देता है, जो कि शुक्राणु के विकास के लिए, उनके परिवर्धन के लिए या शुक्र जनन की क्रिया के लिए जो होता है वो क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए याद रहे कि वृषण जो होते हैं
वो उदरी गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो वृषणों का विकास तो उदरी गुहा में ही शुरू होता है। अब याद रखना एक भ्रूण जो होता है वो माँ के गर्भाशय के अंदर कितने माह तक रहता है? 9 माह तक रहता है। तो याद रखना कि भ्रूणीय परिवर्धन का या गर्भ का जो 7वां माह होता है, उस 7वें माह में क्या होता है, वृषण जो होते हैं वो उदरीय गुहा से उतरकर और कहाँ पर आ जाते हैं, डेट इज वृषण कोश में आ जाते हैं। याद रखना वृषणों का विकास तो उदरीय गुहा में शुरू होता है, लेकिन गर्भ के यानी कि फीटस के 7वें माह में वृषण कोश में क्या हो जाते हैं, ये वृषण आ जाते हैं। इसलिए वृषणों को हम क्या मानते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बाह्य उदरीय मानते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वृषण भ्रूणीय परिवर्तन के कौन से माह के अंदर वृषण कोश में आ जाते हैं, तो 7वें माह के अंदर उतरकर कहां पर आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। अच्छा याद रखना एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म को गोपिक वृषणता के नाम से भी जानते हैं। ये क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है, ये एक ऐसा रोग है जिसमें वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वृषण जो है वो वृषण कोश में उतर ही नहीं पाते हैं। इस रोग को हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, जिसको शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। एक और है राइट, जिसका भी नाम है कैस्ट्रेशन। ये भी वृषण से ही जुड़ी हुई एक टर्म है कैस्ट्रेशन। इसको बोलते हैं वृषण नाशन। आप चाहें तो इसे एक और टर्म के द्वारा जान सकते हैं, ऑर्किडेक्टोमी। ये जो वृषण नाशन है, ये वृषण नाशन हम मानवों में नहीं किया जाता है, ये खेतों में काम करने वाले जो बैल होते हैं उनके ऊपर ये शल्य चिकित्सा की जाती है। इसमें क्या होता है, शल्य क्रिया के द्वारा वृषणों को निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, तो याद रखें खेतों में जो बैल है वो खेतों में काम करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो उनको एग्रेसिवनेस देता है, उग्रता देता है, जिसकी वजह से वो खेतों में काम नहीं करते हैं। तो क्या किया जाता है कि उन बैलों के अंदर जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको शल्य क्रिया के द्वारा वृषणों को काट कर हटा दिया जाता है। तो नेचुरल है कि जब आपने वृषण को ही हटा दिया तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, तो फिर वो जो बैल है वो खेत में काम अच्छे से करेगा, क्योंकि उसकी टेस्टोस्टेरोन के कारण जो उग्रता थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा ये तो हम मानवों की बात कर रहे थे कि मानवों के अंदर वृषण जो होते हैं वो बाह्य उदरीय होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन याद है यहाँ पर 3 स्तनधारी मैंने लिखे हुए हैं। एक तो चूहा, रेट, बैट यानी कि चमगादड़, और ओटर यानी कि उदबिलाव में वृषण जो है वो वृषण कोश में केवल जनन काल में ही उतरते हैं, और जब ब्रीडिंग सीजन या जनन काल जब पूरा हो जाता है तो वापस कहां पर चले जाते हैं, उदरी गुहा में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों जीवों में वृषण कोश में टेम्पररी अस्थायी रूप से जनन काल के वक्त में उतरते हैं, जैसे जनन काल पूरा हो जाएगा तो वापस से उदरीय गुहा में चले जाएंगे। एक और चीज याद रखना, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर मैंने कुछ स्तनधारियों के नाम लिख रखे हैं, जैसे कि व्हेल, हाथी, सील, डॉल्फिन। ये सील और डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल है, और प्रोटोथीरियंस, व्हेल, एलिफेंट, सील, डॉल्फिन, प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस जो हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, में वृषण उदरी गुहा में स्थित होते हैं। इनके अंदर तो क्या होता है कि परमानेंटली जो होते हैं ये उदरी गुहा में ही वृषण स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का तापमान क्या है, कम है, और आप जानते हो कि कम तापमान के ऊपर तो शुक्राणु का निर्माण या शुक्र जनन की क्रिया जो है वो आसानी से हो ही सकती है। अब एक चीज याद रखो कि जो वृषण कोश होते हैं ना, वो उदरीय गुहा से, वृषण कोश उदरीय गुहा से एक सकड़ी नलिका द्वारा जुड़ी होती है। वृषण कोश उदरीय गुहा से एक सकड़ी नलिका द्वारा क्या रहती है, जुड़ी रहती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वक्षण नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्षण नाल। याद रखना वृषण कोश उदरीय गुहा से सकड़ी नलिका द्वारा जुड़े रहते हैं और इसको बोलते हैं वक्षण नाल। जैसे ये वृषण कोश है और ये जो है, ये जो आपको एक नाल दिख रही है वक्षण नाल है, राइट। तो ये वृषण कोश उदरीय गुहा से कनेक्टेड रहते हैं एक नाल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं वक्षण नाल। अब वक्षण नाल के द्वारा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, वक्षण नाल के द्वारा होकर, मतलब इस नाल से होकर वृषण धमनी यानी कि आर्टरी, वृषण शिरा यानी कि वेन,
और वृषण तंत्रिका यानी कि नर्व एक वृषण रज्जु के रूप में वृषण तक क्या होती है, जाती है। याद रखना क्या कहा मैंने, देखो ये जो टेस्टीज अभी मैंने लाइन खींच रखी है, ये टेस्टीज अभी कहां बता रखी है मैंने, कहां पर बता रखी है, उदरी गुहा में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्षण नाल के द्वारा ही जो टेस्टीज होती है वो ऊपर से उतर कर कहां पर आती है, वृषण कोश में आती है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि वक्षण नाल के द्वारा होकर वृषण धमनी, वृषण शिरा और वृषण तंत्रिका एक वृषण रज्जु के रूप में वृषण तक जाती है। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखो। अब क्या होता है कि वृषण कोश जो होता है, वृषण कोश में दो प्रकार की पेशियां होती है, एक तो होती है क्रीमास्टर पेशियां और एक होती है डार्टोस पेशियां। क्लियर है, क्या कहा मैंने, वृषण कोश में दो मसल्स है, क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स, जो टेस्टिस की पोजीशनिंग में हेल्पफुल होती है। यहां पर टेस्टिस है ना, ये ऊपर से नीचे आ जाएगी ऐसे, तो याद रखना कि ये टेस्टिस की पोजीशनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, कैसे, जब बाहर का टेम्परेचर क्या हो, लो हो, जैसे कि सर्दी के मौसम के अंदर, तो ये पेशियां जो होती है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है और वृषण को उदरी गुहा की तरफ लाती है, पास लाती है। और जब बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि गर्मी के मौसम के अंदर, तो ये जो क्रीमास्टर पेशियां और डार्टोस पेशियां हैं ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और पेशियां रिलैक्स हो जाएगी तो टेस्टिस को ये पेशियां एब्डोमिनल कैविटी से दूर करती है, उसको अवे करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो यदि कोई पूछे कि वृषण कोश में कितनी प्रकार की पेशियां होती है, तो दो प्रकार की, क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स। क्या काम है इनका, टेस्टिस की पोजीशनिंग में क्या करती है, मदद करती है। बाहर का टेम्परेचर जब लो होता है तो ये संकुचित हो जाती है और वृषण को उदरी गुहा के पास लाती है, और जब बाहर का टेम्परेचर हाई होता है तो ये मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से दूर ले जाती है। इज इट क्लियर। और याद रखना वृषण कोश उदरी गुहा से एक संघ्नी नलिका के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस संघ्नी नलिका का नाम क्या है, इंगुइनल कैनाल है। इस इंगुइनल कैनाल से ही वृषण जो है वो उदरी गुहा से कहां पर आते हैं, बाहर आते हैं, वृषण कोश के अंदर आते हैं। और इस वक्षण नाल से संबंधित क्या क्या है, तो वृषण धमनी, वृषण शिरा और वृषण तंत्रिका, ये सब वृषण रज्जु के द्वारा क्या कहां पर तक आते हैं, इस वृषण तक आते हैं, इसी नाल के द्वारा। अच्छा, एक और चीज याद रखो, वृषण कोश से वृषण, ये जो वृषण है ना, ये वृषण कोश से एक लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इलास्टिक कोड के द्वारा जुड़े रहते हैं। राइट, इसे हम क्या कहते हैं मालूम है, इसे हम क्या कहते हैं, गुबरनेकुलम कहते हैं। इसे गुबरनेकुलम कहते हैं। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, वृषण कोश से एक लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं या इलास्टिक कोड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे गुबरनेकुलम कहते हैं। राइट, जिसे क्या कहते हैं, गुबरनेकुलम। ये गुबरनेकुलम है। तो गुबरनेकुलम से क्या फायदा होगा कि वृषण कोश में जो ऊपर से वृषण आ चुके हैं वो वापस फिर से बैक नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखो कि वृषण को घेरे हुए एक परत होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत। वृषण को घेरे हुए एक परत है जिसको कि बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत। वैसे तो वृषण को घेरे हुए दो परतें होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो बाहर की तरफ होती है और उसके भीतर की तरफ जो होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। लेकिन मैं अभी केवल ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट परत है। वृषण को घेरे हुए, ये देखो, वृषण को घेरे हुए एक कैप्सूल है, एक परत है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। राइट, और वृषण की गुहा, ये वृषण की गुहा है। तो वृषण की गुहा जो है वो इस उत्तक की पट्टियों के द्वारा लगभग 250 पालियों या वेशमों में विभक्त रहती है। याद रखना, मैंने कहा आपसे वृषण के चारों तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत है और वृषण की गुहा इस उत्तक की पट्टियों के द्वारा ही लगभग 250 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड रहती है, जिनको हम वृषण पालिका कहते हैं या अंग्रेजी में बोले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत है ना, ये भीतर की तरफ धंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिस की कैविटी होती है वो लगभग 250 चैम्बर्स के अंदर, वेशमों के अंदर, पालिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अब क्या होता है, कितनी पालियां कितनी है, 250 है। अब प्रत्येक पाली में
प्रत्येक पाली में लगभग 2 से 3, प्रत्येक पाली में लगभग 2 से 3 क्या होती है, पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। तो ये तो क्या होगी, देखो ध्यान से सुनो, ये तो हो गई एक पाली, ये तो हो गई एक पाली, और प्रत्येक पाली में आप देख रहे होंगे ये 2 से 3 नलिकाएं हैं। जानते हो ये प्रत्येक पाली में स्थित इन पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। क्या कहते हैं इनको, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं को इंग्लिश के अंदर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और याद रखना एक वृषण के अंदर लगभग 750 के करीब शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि चैम्बर कितने 250, यदि अधिकतम संख्या में पकड़ कर चलूं कि एक चैम्बर में 3 है तो 250 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 750। तो ये याद रखना कि टोटल जो शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं हैं ये कितनी है, दैट इज 750 है। अच्छा, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं, राइट। अभी आप देखोगे क्यों, क्योंकि ये जैसा कि नाम दर्शा रहा है शुक्र जनन नलिकाएं जो है वो शुक्राणुओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी, तभी तो इनको शुक्र जनन नलिकाएं कहा है। अच्छा याद रखो, मानो कि ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये शुक्र जनन नलिकाएं, तो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में, शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में क्या होते हैं कि अंतराली संयोजी उत्तक पाया जाता है ना, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको कि हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। क्या कहते हैं, याद रखो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में अंतराली संयोजी उत्तक है और उस अंतराली संयोजी उत्तक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। इनको हम अंतराली कोशिकाओं को लीडिक कोशिकाएं भी कहते हैं, आपने सुना होगा 10वीं क्लास से सुना होगा। इन कोशिकाओं को हम लीडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और लीडिक कोशिकाएं इसलिए कहते हैं, लीडिक का कोई लॉजिक नहीं है, लीडिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले लीडिक नामक वैज्ञानिक ने इनको बताया था, इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको अंतराली कोशिकाओं को लीडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और याद रखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावन करती है, इसलिए इनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर हार्मोन है उसका स्रावन करती है। और टेस्टोस्टेरोन आप जानते हो कि नर के अंदर बहुत सारी क्रियाओं को करता है, जैसे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के अंदर इसका बहुत बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ कि इन पालियों के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं। अब अपने इन शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी संरचना पढ़ते हैं कि आखिर ये भीतर से कैसी है और इनसे इनका कार्य क्या है, इनसे संबंधित कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। अब हम लोग एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनन नलिका का टीएस सेक्शन पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ काट पढ़ते हैं और उसकी भीतरी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये एक टीएस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, अब प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण है और उस झिल्लीनुमा आवरण को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। और इस ट्यूनिका प्रोप्रिया के ठीक नीचे, ट्यूनिका प्रोप्रिया के ठीक नीचे क्या है, जनन उपकला है जिसको कि हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस उपकला स्तर से संबंधित 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, छोटी वाली कोशिका तो स्पर्मेटोगोनिया सेल है और बड़ी वाली कोशिका कौन सी है, सर्टोली सेल है। दोनों को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल की बात करते हैं, यानी कि शुक्रजनक कोशिकाएं। आप इनको चाहें तो मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। और जैसे कि नेम शो कर, स्पर्मेटोगोनिया सेल ये छोटी है और इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इनके द्वारा मेल गैमेट शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका मतलब साफ है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से संबंधित एक कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, मेल जर्म सेल्स कहते हैं, और ये शुक्राणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो दूसरी बड़ी सेल्स दिख रही है, ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं जो आपको दिख रही है, राइट, जो लार्ज होती है, इनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, इनको सस्टेंक्युलर सेल्स भी कहते हैं, या इनको सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन यानी कि सहारा, सपोर्ट प्रदान करती है। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है इसलिए नर्स सेल है, और आलंबन प्रदान करती है इसीलिए तो सपोर्टिंग सेल्स या आलंबी कोशिकाएं कहा है। साथ ही साथ सर्टोली सेल्स 2 हार्मोन्स का भी स्रावन करती है, जिनका डिस्कशन हम हार्मोन वाले चैप्टर में करेंगे। ये 2 हार्मोन्स का भी स्रावन करती है, एक का नाम है इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन जो होता है वो एफएसएच का संदमन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का संदमन करता है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। और एबीपी जिसको कि हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन कोशिकाओं का काम क्या है, शुक्राणुओं को पोषण देना और 2 हार्मोन्स का स्रावन करना, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ये तो हुई बात किसकी,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन की। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये सारी के सारी जितनी भी जो ये शुक्रजनक या शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये क्या करती है, यूनाइट करती है और यूनाइट होकर और सीधी नलिकाएं बनाती है। सीधी नलिकाएं बनाती है जिन्हें ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। और ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है वो सब मिलकर एक कैविटी में खुलती है, राइट, एक कैविटी में खुलती है और ये नलिकाएं सारी के सारी मिलकर एक जाल बनाती है इस जगह पर, राइट। और इस जाल को हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक कहते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक नलिकाओं का एक जाल है। ये जो स्थान है, ये जो कैविटी है, एक नलिकाओं का एक जाल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक कहते हैं। मतलब बात सीधी साफ है कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं थी ना, ये पहले तो पतली पतली कुछ नलिकाएं बनाती है, राइट, और उनको ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, और वो सब एक यहाँ पर नलिकाएं मिलकर एक जाल बनाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वृषण जालक कहते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती है, ये वाली। इस वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकल रही है। इन 15 से 20 कुंडलित नलिकाओं को हम वासा एफ्रेंशिया कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। इन नलिकाओं का काम क्या है, ये नलिकाएं शुक्राणु को, क्यों, क्योंकि शुक्रजनक नलिकाओं ने क्या बना दिया था, शुक्राणु बना चुकी है, तो ये नलिकाएं वृषण से शुक्राणु को लेकर और कहाँ जाती है, अधिवृषण के कैपुट भाग में डालती है, अधिवृषण के कैपुट भाग में डालती है। एक्चुअली अभी आप पढ़ोगे कि वृषण के पोस्टीरियर साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, अधिवृषण होता है। अधिवृषण एक नलिका है। तो अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, यूं समझ लो, जो सबसे ऊपर का भाग है वो है कैपुट, बीच वाला जो भाग है वो है कॉर्पस, और तीसरा वाला जो भाग है वो क्या है, कोडा। तो ये जो वृषण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकल रही है जो शुक्राणु को लेकर आ रही है, इन्हें वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। और ये वासा एफ्रेंशिया अधिवृषण के कैपुट भाग में खुल जाती है। अधिवृषण के किस भाग में खुलती है, कैपुट भाग में, ठीक है। तो अब अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, अब अपने को अधिवृषण पढ़ना पड़ेगा कि अधिवृषण क्या है। तो अधिवृषण एक अनियमित, इरेगुलर, संकड़ी यानी कि नैरो, अति कुंडलित, हाईली कॉन्वोल्यूटेड एक नलिका है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के करीब है। लगभग कितनी है, 6 मीटर के करीब है, जो कि वृषण की भीतरी सतह है, वृषण की भीतरी सतह पर क्या होती है, स्थित होती है। मतलब जो अधिवृषण है वो कहां पर है, वृषण की भीतरी सतह के ऊपर स्थित है। बेसिकली अधिवृषण कुछ भी नहीं है, एक लंबी सक्रिय नलिका है, 6 मीटर लंबी नलिका है, ठीक है। और इसका निर्माण भ्रूणीय वॉल्फियन डक्ट से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, भ्रूणीय वॉल्फियन डक्ट से हुआ है। इसका निर्माण भ्रूणीय वॉल्फियन डक्ट से हुआ है, ठीक है। अब अधिवृषण का एक बार यहाँ पर देख लो कि अधिवृषण के कितने भाग है, 3 भाग। कैपुट, सबसे ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग, बीच वाला जो भाग है वो कौन सा है, इस नलिका का कॉर्पस है, और आखिरी भाग जो है वो क्या है, कोडा है। अच्छा याद रखना, अधिवृषण के कोडा भाग से, अधिवृषण के कोडा भाग से एक नलिका निकल जाती है। अधिवृषण के कोडा भाग से एक नलिका बाहर निकलती है और इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस कह देते हैं। ये ध्यान से देख लो क्योंकि उसके बाद में मैं एक दूसरा चित्र बनाऊंगा और इस चित्र को मैं हटा दूंगा। तो याद रखना, अधिवृषण के कितने भाग है, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। और अधिवृषण के कोडा भाग से क्या बाहर निकल जाती है, शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु को लेकर और फिर से उदरी गुहा में जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मुझे ये समझाना है कि ये जो अधिवृषण है इसके कितने भाग है और इन भागों के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, उनको भी आप लोग देखो। अब देखिए, अधिवृषण के 3 भाग हैं, एपिडिडाइमस के 3 भाग हैं। सबसे जो ऊपरी भाग है कैपुट एपिडिडाइमस, वो वृषण के ऊपर कैप के समान होता है, थोड़ा सा वृषण को यूं ढके रहता है, कैप के समान होता है। और याद रखना, इसी में वो जो 15 से 20 नलिकाएं खुल रही थी जिनका की नाम था वासा एफ्रेंशिया, जो अभी मैंने बताया था, वो इसमें ओपन होती है। और याद रखना, कैपुट को ही हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबस मेजर। बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस, इसको बॉडी भी कहते हैं। ये मध्य का सकड़ा भाग है ना, अधिवृषण की नलिका का बीच का भाग है। और लास्ट जो भाग है वो है कोडा एपिडिडाइमस। कोडा का मतलब होता है पूंछ, है ना, पीछे वाला भाग। और याद रखना, कोडा एपिडिडाइमस को ही ग्लोबस माइनर कहते हैं। तो कैपुट को तो बोलते हैं ग्लोबस मेजर
और कोडा को बोलते हैं ग्लोबस माइनर। और याद रखो कि अभी आपने इससे पहले एक चित्र में देखा था कि एक नलिका निकलती है और उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो अब हम किसको पढ़ते हैं, वास डिफरेंस को पढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखो कि अब मुझे इस चित्र की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब मुझे आगे के भागों को पढ़ाना है, तो मुझे ये पढ़ाना जरूरी है। अब जैसे ये वृषण है, और वृषण कहां पर थे, वृषण कोश में। तो वृषण से जुड़ा हुआ कौन था, अधिवृषण। तो अधिवृषण के कोडा भाग से एक नलिका निकल रही है, देखो, और ये नलिका फिर से उदरीय गुहा में प्रवेश कर रही है। इस लाइन के ऊपर का हिस्सा जो है वो कौन है, उदरीय गुहा है। फिर से उदरीय गुहा में प्रवेश कर रही है। उदरीय गुहा में प्रवेश करके मूत्राशय के चारों तरफ क्या बना रही है, एक लूप बना रही है। और लूप बनाने के बाद में यहां तक ये वास डिफरेंस है, वीडी मतलब वास डिफरेंस, यहां तक वास डिफरेंस है। अब ये वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, शुक्राशय की वाहिनी जो है, ये शुक्राशय, इसकी वाहिनी शुक्राशय वाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्राशय वाहिनी के साथ में जुड़ जाएगी और एक नई नलिका का निर्माण करेगी दोनों तरफ, इधर की भी और इधर की भी एक नई नलिका बनेगी। और उस नई नलिका को यहां से यहां तक क्या कहेंगे, स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे उसे, स्खलन वाहिनी या इजैकुलेटरी डक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। आर यू गेटिंग। तो देखो शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस, ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। कितने लंबी नलिका है, 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ये अधिवृषण के पश्चिम भाग से, आपने डायग्राम में देखा था, निकलती है। ये ऊपर की ओर वक्षण नाल से होते हुए, ये वक्षण नाल है, ये वक्षण नाल से होते हुए उदरीय गुहा में प्रवेश करती है। ये देखो प्रवेश कर गई। अब वहां पर प्रवेश करने के बाद में ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर क्या बनाती है, लूप बनाती है। देखो दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियां, वैसे भी याद रखना शुक्रवाहिनियां कितनी होती है, 1 पेयर होती है। वृषण यदि एक जोड़ी है तो नेचुरली की शुक्रवाहिनियां भी 1 पेयर होगी। ये मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाती है, देखो लूप बना रही है। और अब ये शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर ये शुक्राशय है और ये शुक्राशय वाहिनी है, समझ पा रहे हो, ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय वाहिनी है। तो शुक्राशय वाहिनी अब के साथ में ये कौन, शुक्रवाहिनी, दोनों जुड़ेगी। तो इसके और इसके जुड़ने से एक नई नलिका बनेगी। और ये जो नई नलिका है, इस नलिका को हम क्या कहेंगे, स्खलन वाहिनी या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो इधर भी एक इजैकुलेटरी डक्ट होगी और इधर भी एक इजैकुलेटरी डक्ट होगी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट बाद में कहां पर खुल जाएगी, मूत्र मार्ग में। ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में खुल रही है, देखो यूरेथ्रा में खुल रही है। ये यूरेथ्रा है ना, मूत्र मार्ग, राइट, यूरेथ्रा, उसमें क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और नेचुरल है कि वास डिफरेंस क्या लेकर आ रही थी, स्पर्म लेकर आ रहा था। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रही है, स्पर्म्स, याद रखना ये बोलना नहीं है। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रही है, स्पर्म्स लेकर आ रही है। ठीक है, अब ये जो स्खलन वाहिनी है ये किस में खुल चुकी है, मूत्र मार्ग में। अब मूत्र मार्ग को यहां पर पढ़ाना जरूरी है। अब आप कहोगे कि हम तो जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, यहां पर मूत्र मार्ग क्यों पढ़ा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मूत्र मार्ग का संबंध केवल उत्सर्जी तंत्र से ही नहीं है, नरों के अंदर इसका संबंध जो है वो वीर्य स्खलन से भी है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलती है। ये देखो मूत्राशय कहां पर, ये रहा, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहता है। मूत्राशय से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय से क्या निकलती है, मूत्रवाहिनी। अब ये जो मूत्रवाहिनी निकलकर और स्खलन नलिका से मिल जाएगी। ये क्या है, देखो ये स्खलन नलिका है, समझने की कोशिश कीजिए, ये स्खलन नलिका है और ये मूत्रवाहिनी है। तो मूत्राशय से क्या निकली, मूत्रवाहिनी, और इधर से क्या बनी है, स्खलन वाहिनी, राइट। तो मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर और स्खलन नलिका या स्खलन वाहिनी से मिलकर और मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है। मतलब ये मूत्रवाहिनी है और ये दोनों स्खलन वाहिनी है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, मूत्र मार्ग बनता है। आप इसे मूत्र जनन नलिका यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट या इसको यूरेथ्रा कहते हैं। अब ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, नरों के अंदर ये 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। मादा जनन तंत्र जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर मूत्र मार्ग जो है या जो ये यूरेथ्रा है वो केवल 4 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि मादाओं के अंदर मूत्र मार्ग का केवल एक काम है और वो है मूत्र का उत्सर्जन करना। लेकिन यहाँ पर यूरेथ्रा जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो शीर्ष्ण के शिखर पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा खुलता है। और ये जो है वो मूत्र मार्ग देखो
कहां से होकर गुजर रहा है, शीर्ष्ण से होकर गुजर रहा है, और अंत में ये शीर्ष्ण के शीर्ष पर यानी कि शिखर पर मूत्र जनन छिद्र यूरिनोजेनिटल अपर्चर या यूरिथ्रल मीटस के द्वारा कहां पर खुल जाता है, बाहर खुलता है। और याद रखो ये जो मूत्र मार्ग है नरों के अंदर, इसके दो कार्य है। दो कार्य क्या है, मूत्र का उत्सर्जन और दूसरा है वेरिका स्खलन। मूत्र का उत्सर्जन और वेरिका स्खलन। अब ये कैसे होता है, तो कोई भी एक चीज एट अ टाइम एक चीज बाहर निकलेगी, या तो उससे वेरी बाहर निकलेगा या फिर मूत्र बाहर निकलेगा। याद रखना जब सामान्य अवस्थाएं होती है नरों के अंदर, जब सामान्य अवस्था होती है तो ये वाला जो मार्ग है, राइट, ये स्खलन नलिका वाला ये बंद रहता है, और ये वाला जो भाग है मूत्राशय से जो मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग वाला जो मार्ग है ये खुला रहता है। तो यहां से किसका स्खलन होता है, मूत्र का। लेकिन जब नर के अंदर लैंगिक उत्तेजना हो जाती है, लैंगिक उत्तेजना हो जाएगी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के वक्त में, ये वाला मार्ग बंद हो जाएगा और ये वाला जो मार्ग है वो खुल जाएगा। तो बताओ स्खलन वाहिनी क्या लेकर आ रही थी, शुक्राणु जो कि वीर्य के वीर्य में थे, राइट, वो यहां से बाहर निकलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मल परिस्थितियों के अंदर जब नर के अंदर लैंगिक उत्तेजना नहीं है तो मूत्र मार्ग से या यूरेथ्रा से मूत्र का उत्सर्जन होगा, और जब लैंगिक उत्तेजना है तो वहां से वीर्य का स्खलन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरों के अंदर इस मूत्र मार्ग के दो महत्वपूर्ण कार्य, ड्यूल फंक्शन है। इज इट क्लियर? अच्छा, मूत्र मार्ग के भाग पढ़ा दूं, हालांकि मैं इस जनन तंत्र के अंदर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी बता दूं कि मूत्र मार्ग के तीन भाग है। एक तो ये भाग है मूत्र मार्ग का जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजर रहा है, ये वाला भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजर रहा है, ये तो 2 से 3 सेंटीमीटर भाग है। उसके नीचे एक छोटा सा भाग है मेम्ब्रेनस भाग, यहां पर लगभग यहां पर होता है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब होता है, राइट। और जो लास्ट भाग जो पेनिस से होकर गुजरता है, इसको स्पंजी या पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि 16 से 17 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो याद रखना मूत्रमार्ग के भाग कितने हो गए, प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पंजी यूरेथ्रा। क्लियर है? अब मूत्रमार्ग किससे होकर गुजर रहा है, शीश्न से होकर गुजर रहा है। तो अब अपने क्या पढ़ेंगे, शीश्न। याद रखो जो शीश्न है वो ह्यूमंस के अंदर, मेल्स के अंदर बाह्य जननांग है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, और इसको पुरुष का क्या कहा जाता है, मैथुन यंग, कोपुलेटरी ऑर्गन। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि नर जो है वो अपने इस शीश्न की मदद से मादा की योनि के अंदर वीर्य का त्याग करता है मैथुन की क्रिया के दौरान, इसलिए इसको मैथुनी अंग कहते हैं। अच्छा, याद रखो इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है, ये वाला, इसका जो स्वतंत्र सिरा है वो फूला हुआ होता है, इसका स्वतंत्र सिरा फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए स्वतंत्र सिरे को हम शिश्न मुंड कहते हैं। इस फूले हुए स्वतंत्र सिरे को हम शिश्न मुंड या इंग्लिश में कहें तो ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये जो ग्लांस पेनिस होता है ना, यह भाग जो होता है ग्लांस पेनिस वाला भाग, वो त्वचा के एक लूज आवरण से ढका रहता है। ये त्वचा के एक लूज आवरण से ढका रहता है, राइट। और इस आवरण को हम शिश्न आच्छद, राइट, शिश्न आच्छद या प्रीप्यूस या फोर स्किन भी कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं। अब शिश्न की आंतरिक संरचना कैसी है, ये कैसा अंग है, इसको भी हम लोग अब डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो शिश्न है, पेनिस है, ये एक संवहनीय रचना है। संवहनीय रचना का मतलब होता है कि इट इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज्यादा रक्त की सप्लाई होती है। ये एक स्पंजी पेशीय रचना है और इसको एक उत्थनशील संरचना कहते हैं। उत्थनशील का मतलब होता है इरेक्टाइल ऑर्गन, ओके, मतलब इसके अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, और इरेक्टाइल टिश्यू के कारण लैंगिक उत्तेजना के वक्त में इस पेनिस की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑन एन एवरेज लैंगिक उत्तेजना के वक्त में इसकी साइज जो है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब लैंगिक उत्तेजना नहीं होती है तो इसकी साइज छोटी रहती है। शीश्न में 3, यदि मैं आंतरिक संरचना देखूं तो शीश्न में 3 अनुदैर्घ्य डोरियों के समान रज्जु होते हैं। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसको समझिएगा। शीश्न में 3 अनुदैर्घ्य डोरियों के समान रज्जु होते हैं। 3 कौन से, 1, 2 और 3, ठीक है। और लैंगिक उत्तेजना के वक्त में किससे भर जाते हैं, रक्त से भर जाते हैं, और उसी कारण जो पेनिस की साइज होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पृष्ठ भाग में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, पृष्ठ भाग में तो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं,
और अधर भाग में एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है। अधर भाग में क्या होता है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। यूरेथ्रा इस रज्जु से गुजरता है, यूरेथ्रा इस रज्जु से गुजरता है, ये यूरेथ्रा है। मतलब यूं समझने की कोशिश करें कि समझिए कि पेनिस है, उसके बीच में से मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा गुजर रहा है। यूरेथ्रा के ये तो केवल टीएस सेक्शन है, लेकिन नॉर्मली कैसा होता है वो बताऊं कि पेनिस से होकर कौन गुजर रहा है? मूत्र मार्ग। तो यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग को घेरे हुए कौन है? डेट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, जिसकी संख्या 1 है। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के दोनों और लेफ्ट और राइट के अंदर 2 और अनुदैर्घ्य रज्जु हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो यूं समझ लो कॉर्पोरा कैवर्नोसा साइड में है, फिर बीच में कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से होकर कौन गुजर रहा है? मूत्र मार्ग गुजर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ पेनिस का कार्य क्या है? नर के द्वारा मैथुन क्रिया के दौरान, नर के द्वारा मैथुन क्रिया के दौरान मादा की योनि में वीर्य त्याग करने में सहायता कौन करता है? पेनिस करता है। इसीलिए पेनिस को क्या माना गया है? कोपुलेटरी ऑर्गन या नर का मैथुनी अंग इसको माना गया है। इज इट क्लियर? अब यहां पर तो हमने मेजर पार्ट तो पढ़ लिया नर जनन तंत्र का। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि नर जनन तंत्र से संबंधित 3 सहायक ग्रंथियां होती है, जिनको कि हमको डिस्कस करना है। पहली है शुक्राशय, दूसरी जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी जो है वो कौन सी? काउपर्स ग्रंथि, जिनके ऊपर परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन लगातार पूछते हैं। तो देखिएगा, शुक्राशय, अंग्रेजी के अंदर इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। बेसिकली ग्रंथि है, इसलिए हम ग्रंथियों के अंदर पढ़ रहे हैं अलग से। बाकी तो आपने जब मेन स्ट्रीम पढ़ी थी अभी, तब भी पढ़ा था शुक्राशय। शुक्राशय को यूट्रस मेस्कुलाइनस कहते हैं, यूट्रस मेस्कुलाइनस कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है, ये देख सकते हो, ये शुक्राशय एक जोड़ी है। कहां पर होते हैं? सिचुएटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, यूरिनरी, यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पीछे ये क्या है? स्थित है। अब इनका कार्य क्या होता है? तो इनके द्वारा स्त्रावित तरल, इनके द्वारा स्त्रावित तरल वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। कितना भाग? 70% भाग। अभी मैं कुछ ही देर के अंदर आपको वीर्य के बारे में बताऊंगा। तो याद रखना, इनके द्वारा स्त्रावित तरल, मतलब शुक्राशय ग्रंथि है और ग्रंथियां हमेशा कुछ न कुछ स्त्रावित करेगी। तो इनके द्वारा स्त्रावित तरल वीर्य का अधिकांश भाग, मतलब 70% भाग, वीर्य का 70% जो भाग है, तरल भाग, उसको कौन बनाती है? शुक्राशय का स्रावन बनाती है। ठीक है। प्लस यदि हम इस शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो तरल है उसकी बात करें, तो उसमें क्या क्या है? तो उसके अंदर फ्रक्टोज है। याद रखना, फ्रक्टोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। क्योंकि वीर्य के अंदर क्या चीजें हैं? 2 ही तो चीजें हैं वीर्य के अंदर, 2 चीजें, क्षारीय तरल और शुक्राणु। तो क्षारीय तरल का जो 70% भाग है वो किसने स्थापित किया है? शुक्राशय ने स्थापित किया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि उस 70% भाग में क्या क्या है? फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। याद रखना, फ्रक्टोज जो शुगर है वो केवल मेल्स के अंदर ही बनती है, राइट? ये फीमेल्स के अंदर नहीं बनती है। फीमेल्स के अंदर ये फ्रक्टोज शुगर जो है वो 2 ही तरीके से पहुंच सकती है, राइट? यूं समझ लीजिए कि यदि नर के द्वारा वीर्य का त्याग किया जाए, राइट, मादा की योनि के अंदर, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर फ्रक्टोज इस तरीके से पहुंचता है। बाकी फीमेल के अंदर जो है वो कभी भी फ्रक्टोज शुगर सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। ठीक है। जो रेप केसेस होते हैं उसके अंदर उसकी वैधानिकता की जांच के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि यदि फीमेल के अंदर फ्रक्टोज पाया गया है तो मतलब उस फीमेल के अंदर जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या लैंगिक संसर्ग हुआ है। तो उस टेस्ट के अंदर भी इस फ्रक्टोज शुगर का यूज करते हैं। साथ के साथ इसमें सिट्रिक एसिड भी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाए जाते हैं, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाए जाते हैं, साथ के साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। क्लियर? और इस ग्रंथि का जो स्त्राव है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए तो वीर्य का जो पीएच है आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे कि वो 7.2 से 7.4 के बीच में होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है आप देख सकते हो कि इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये वाली, और इसकी आकृति जो है वो चेस्टनट के समान होती है। चेस्टनट बोले तो सिंघाड़े नुमा होती है। एंड इट इज सिचुएटेड अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा।
मूत्र मार्ग का पहला भाग क्या कहलाता है, आपको मालूम है ना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके चारों ओर ये पाई जाती है, ठीक है। इस ग्रंथि का जो स्त्राव है वो वेदिक का 20 से 30% हिस्सा बना रहा है। 70% हिस्सा तो किसने बना दिया था, दैट इज शुक्राशय के स्त्राव ने, और वेदिक का शेष 20 से 30% भाग जो है वो किसने बनाया, प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव ने बनाया। अच्छा, याद रखना कि इस ग्रंथि का स्त्राव, इस ग्रंथि का स्त्राव शुक्राणु को क्या बनाता है, शुक्राणु को एक्टिव बनाता है। शुक्राणु को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है, मतलब उनको गतिशीलता प्रदान करता है, याद रखना। और इसके स्त्राव में क्या क्या है, सिट्रेट, फॉस्फेट व कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, और साथ के साथ इसमें फाइब्रिनोलाइसिन भी बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, इसमें फाइब्रिनोलाइसिन भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन भी पाए जाते हैं। और इस ग्रंथि का जो स्त्राव है वो क्या होता है, गंध युक्त होता है। याद रखना, ये प्रोस्टेट ग्रंथि केवल किसमें पाई जाती है, मेल के अंदर पाई जाती है। अच्छा, एक रोग होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित जिसका कि नाम है प्रोस्टेटिस। एक्चुअली क्या होता है कि 60 साल के अधिक उम्र के कुछ मेल्स के अंदर ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो एनलार्ज हो जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो दबाव डालती है किसके ऊपर, मूत्र मार्ग के ऊपर। तो उस पेशेंट को डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यानी कि मूत्र को बाहर की तरफ निकालने में कठिनाई होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिस कहते हैं। इस रोग को उपचार किया जा सकता है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्रंथि को, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि को हटा दिया जाता है। इज इट क्लियर। अब लास्ट में आ जाते हैं काउपर्स ग्रंथि। ये जो काउपर्स ग्रंथि है इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, और ये एक जोड़ी होती है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित है, और यूरेथ्रा के पास स्थित, और यूरेथ्रा के भी किस भाग में, जो पेनिस का जो बेस है, पेनिस का शीर्ष तो यहाँ पर होगा, और पेनिस का जो बेस वाला जो भाग है वहां पर यूरेथ्रा के दाएं बाएं जो है वो कौन स्थित है, काउपर्स ग्रंथि स्थित है। अच्छा, इनके दो काम है। इनका स्त्राव जो होता है काउपर्स ग्रंथि का वो चिकना होता है। तो ये क्या होता है कि मैथुन क्रिया के वक्त में नर के अंदर पाए जाने वाली ये जो ग्रंथि होती है वो क्या कर देती है, यूनि मार्ग को क्या बना देती है, चिकना बना देती है। यूनि मार्ग को चिकना बना देती है ताकि मैथुन की क्रिया जो है वो क्या हो सके, सुगम हो सके, मैथुन की क्रिया सुगम हो सके। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउपर्स ग्रंथि का क्या कार्य है, ठीक है। जो यूनि मार्ग को चिकना बनाता है ताकि मैथुन की क्रिया सुगम हो सके, और साथ के साथ मूत्र मार्ग की अम्लीयता को भी ये समाप्त करता है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है, क्यों, क्योंकि मूत्र मार्ग से मूत्र भी उत्सर्जित होता है। तो मूत्र जब उत्सर्जित होता है तो मूत्र मार्ग जो होता है वो क्या बन जाता है, अम्लीय बन जाता है। तो अम्लीय मार्ग से यदि वीर्य पास होगा तो उसके अंदर जो शुक्राणु होंगे वो नष्ट हो सकते हैं। तो वीर्य पास हो, राइट, किसमें, दैट इज यूरेथ्रा से पास हो, उससे पहले मूत्र मार्ग की अम्लीयता को कौन समाप्त कर चुकी होती है, ये काउपर्स ग्रंथि क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, ताकि स्पर्म जो है वो सेफली उससे पास हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो गई, दैट इज नोन एज द काउपर्स ग्रंथि। याद रखना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, यूरेथ्रा के दाएं बाएं होती है, राइट। और ये क्या है, इसका स्त्राव जो है वो कैसा है, चिकना है, जो मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है, और ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है। इज इट क्लियर। अब जो एक भाग लास्ट में जो इसका बचता है कि एक वीर्य क्या है, सेमेन क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए सेमेन क्या है, वीर्य क्या है। तो semen is a mixture of sperm plus seminal fluid or the plasma secreted by various glands। ठीक है, वीर्य क्या है, शुक्राणु जो कि वृषण के अंदर बना था, प्लस सेमिनल फ्लूइड या प्लाज्मा जो कि विभिन्न ग्रंथियों ने स्रावित किया था, चाहे वो काउपर्स ग्रंथि हो, चाहे वो प्रोस्टेट ग्रंथि हो, या सेमिनल वेसिकल हो, जो उन सब का जो स्राव है वो मिलकर और क्या बनता है, सेमेन बनता है। यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेशन ऑफ किस का, इसके स्त्राव में ये जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें शुक्राशय का स्त्राव है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्त्राव है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सेमेन का भाग बनाते हैं। अच्छा, एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेमेन पर एजुकुलेशन, एक बार जब नर वीर्य का स्खलन करता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 1.5 से 2.5 ml होता है, लेकिन ये अलग अलग नरों के अंदर वेरी करता है। ये 2.5 ml से भी ज्यादा हो सकता है, कभी कभी तो 3.5 ml तक भी हो सकता है। इज इट क्लियर। अच्छा,
जब नर एक बार वीर्य को स्खलित करता है तो उसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होता है, तो उसके अंदर लगभग स्पर्म काउंट जो है वो 200 to 300 मिलियन होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि नर एक बार स्खलित करे और उस वीर्य की जांच हो और उसके अंदर 20 मिलियन से कम शुक्राणु यदि हो, 20 मिलियन से यदि क्या हो, कम शुक्राणु हो, तो वो इनफर्टिलिटी को शो करता है, मतलब वो बंध्यता का शिकार हो जाएगा वो नर। अच्छा याद रखना, साइंस ये कहती है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए वीर्य के अंदर उपस्थित तो जो 60% शुक्राणु है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और जो शेष 40% शुक्राणु है उनमें विग्रस मोटेलिटी, बहुत तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा याद रखो, ये जो वीर्य है वो मिल्की इन अपीयरेंस है। कैसा है? मिल्की इन अपीयरेंस है और चिपचिपा होता है, क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां होती है ना, वो क्या बनाती है इसको मिल्की और चिपचिपा बनाती है। और जो वीर्य का जो पीएच है वो 7.2 से 7.4 के करीब है। क्यों? क्योंकि 70% क्षारीय तरल जो स्थापित हुआ था सेमिनल वेसिकल से, राइट, वो इसको क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। तो 7.2 से 7.4 के बीच में पीएच है। और याद रखना, ये जो पाथ ऑफ स्पर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आखिर शुक्राणु का पथ क्या है। तो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ बने थे? वृषण में। उनको कौन लेकर आई? शुक्रजनक नलिकाएं लेकर आई, शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाओं ने शुक्राणु को कहाँ डाला? वृषण जालक के अंदर, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से वो 15 से 20 नलिकाएं थी वासा फ्रेंचिया, उन्होंने इसको लिया और लेकर उसको एपिडिडाइमस के कैपुट भाग में डाला, कैपुट भाग में डाला। और फिर उसके बाद में अधिवृषण के कोडा भाग से किसकी उत्पत्ति हो गई? वास्ट डिफरेंस की, शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी जाकर किससे मिल गई? शुक्रवाहिनी किससे जाकर मिल गई? याद करो, शुक्राशय वाहिनी के साथ। और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि स्खलन वाहिनी बना दी। और इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुल गई? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग से जो शुक्राणु है वो कहाँ पर निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये था पाथ ऑफ स्पर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड वर्जन पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो न केवल आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कोशिश की है अधिकांश पॉइंट्स को शामिल करने की। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।